दुनिया की सबसे बंद, सबसे रहस्यमयी तानाशाही उत्तर कोरिया। वहां असल में जिंदगी कैसी है, आज हम इसी के अंदर झांकने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा कानून जहां अगर किसी के दादा दादी ने कोई अपराध किया हो तो उसकी सजा उनके पोते पोतियों को मिल सकती है। सुनने में ही कितना अजीब और भयानक लगता है ना? पर यही एक सोच उत्तर कोरिया के पूरे कंट्रोल सिस्टम की नींव है। और इसे समझने के लिए हम एक असली कहानी का सहारा लेंगे। तो इस क्रूर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले इसकी इंसानी कीमत को समझना होगा। चलिए एक ऐसे शख्स की कहानी जानते हैं जो इसी सिस्टम के अंदर पैदा हुआ था। ये कहानी है शिन डोंगह्युक की। सोचिए, उनका जन्म ही एक पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में हुआ। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ही माँ और भाई के भागने के प्लान के बारे में गार्ड्स को बता दिया, जिसके बाद उन्हें अपनी आंखों के सामने उनकी फांसी देखनी पड़ी। फिर 23 साल की उम्र में वो किसी तरह उस कैंप से भाग निकले और दक्षिण कोरिया पहुंचे। आज वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उनकी ये दर्दनाक कहानी, भूखमरी और टॉर्चर से लेकर आज़ादी तक का ये सफ़र हमें उत्तर कोरिया की बेरहम सच्चाई दिखाता है। तो ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर परिवार के किसी एक सदस्य ने कोई राजनीतिक अपराध किया तो उसकी सजा पूरे परिवार को 3 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ेगी। जैसे शिन डोंगह्युक के परिवार को जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि उनके चाचा दक्षिण कोरिया भाग गए थे। ये सिर्फ एक सजा नहीं है, ये डर पैदा करने का एक बहुत ही कारगर हथियार है। ऐसा हथियार जो परिवार के लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा ही खत्म कर दे। शिन की कहानी तो इस सिस्टम का बस एक भयानक चेहरा है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा ढांचा है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो ऐसी कहानियों को सच होने देता है? चलिए इसे जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। इसका जवाब है सोंगबुन सिस्टम। ये एक बहुत ही सख्त और जन्म पर आधारित क्लास सिस्टम है। मतलब किसी की पैदाइश ही तय कर देगी कि वो सरकार का कितना वफादार माना जाता है, और इसी वफादारी के आधार पर उसका पूरा जीवन तय होता है। वो कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, उसे कितना खाना मिलेगा, सब कुछ। तो इस सोंगबुन सिस्टम में मोटे तौर पे 3 क्लास हैं। सबसे ऊपर है कोर क्लास। ये वो लोग हैं जो सरकार के पक्के वफादार माने जाते हैं। ये राजधानी प्योंगयांग में रहते हैं और इन्हें हर तरह की सहूलियत मिलती है। बीच में आती है वेवरिंग यानी अस्थिर क्लास। इन पर हमेशा शक किया जाता है और इन पर कड़ी नजर रखी जाती है। और सबसे नीचे है हॉस्टाइल यानी दुश्मन क्लास। इन्हें तो सीधे सीधे राज्य का दुश्मन ही माना जाता है। इन्हें सबसे खराब हालातों में रखा जाता है और इनकी लगातार जासूसी होती है। ये सिस्टम पूरी आबादी को ऐसे बांट देता है कि वफादारों को इनाम मिले और दुश्मनों को कुचल दिया जाए, ताकि कोई मिलकर सरकार के खिलाफ खड़ा ही ना हो पाए। और ये कंट्रोल सिर्फ बड़े बड़े मामलों तक ही सीमित नहीं है। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी घुस चुका है। जैसे कि फैशन। उत्तर कोरिया में नीली जीन्स, फटी या स्किनी जीन्स, लाल लिपस्टिक, बालों को रंगना, ब्रांडेड कपड़े, छोटी स्कर्ट, ये सब बैन है। सरकार पश्चिमी फैशन को एक खतरनाक सांस्कृतिक हमला मानती है। हद तो ये है कि पुरुषों के लिए सिर्फ 15 सरकारी तौर पर अप्रूव्ड हेयर स्टाइल हैं। उन्हें उन्हीं में से कोई एक चुनना होता है। मतलब एक आम सा हेयर कट भी यहाँ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। और मजे की बात देखिए, किम जोंग उनका जो अपना हेयर कट है वो कोई और नहीं रख सकता। अब सवाल ये है कि इतने छोटे लेवल पर, इतने पर्सनल लेवल पर ये कंट्रोल लागू कैसे किया जाता है? भाई, जो सरकार फैशन को भी कंट्रोल करना चाहती है, उसे इसे लागू करने के लिए कोई फोर्स तो चाहिए होगी, है ना? और वो फोर्स है, वहां सच में एक फैशन पुलिस है। ये एक असली संगठन है जो सड़कों पर छिपकर गश्त लगाता है और ये देखता है कि लोग कपड़ों और हेयर स्टाइल के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई नियम तोड़ता है तो सजा मिलती है, सरेआम बेइज्जती हो सकती है, कपड़े काटे जा सकते हैं, जुर्माना लग सकता है और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। और ये तो उस विशाल सीक्रेट पुलिस का सिर्फ एक छोटा सा दिखाई देने वाला हिस्सा है जो समाज के हर कोने में डर का माहौल बनाए रखती है। कंट्रोल का एक और बड़ा हथियार है जानकारी पर पूरा नियंत्रण। वहां कोई विदेशी फिल्म या टीवी शो नहीं देख सकता। इंटरनेट के नाम पर सरकार का बनाया हुआ एक क्लोज्ड नेटवर्क है जिसे इंट्रानेट कहते हैं। फोन अपने आप रैंडमली स्क्रीनशॉट लेकर सरकार को भेजते रहते हैं। और अगर किसी ने दक्षिण कोरिया का कोई ड्रामा देख लिया तो उसे 12 साल की सख्त मजदूरी की सजा हो सकती है। मतलब ये पूरा शासन एक ऐसे इन्फॉर्मेशन बबल में जिंदा है जहां सरकार का प्रोपेगेंडा ही इकलौती सच्चाई है। लेकिन
कितना भी मजबूत कंट्रोल सिस्टम क्यों ना हो, वो भी फेल हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। जब सरकार अपने ही लोगों का पेट भरने में नाकाम रही, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। देखिए 1990 के दशक से पहले उत्तर कोरिया की इकोनॉमी सोवियत संघ के सहारे चलती थी। जीडीपी बढ़ रही थी, लोगों को फ्री हेल्थ केयर, शिक्षा और घर मिल रहे थे। तब वो दक्षिण कोरिया से ज्यादा कामयाब माना जाता था। लेकिन फिर 1990 के दशक में सोवियत संघ टूट गया और उसके टूटते ही उत्तर कोरिया की आर्थिक लाइफलाइन कट गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई, पावर स्टेशन बंद हो गए और पूरे देश में भयानक अकाल पड़ गया। और इस अकाल का नतीजा अनुमान है कि उस दौरान भूखमरी से करीब 20 लाख लोगों की मौत हो गई। 20 लाख! ये भयानक तबाही सीधे सीधे सरकार की नाकामी का नतीजा थी। अब जब सरकार लोगों को खाना नहीं दे पा रही थी, तो लोगों ने जिंदा रहने के लिए मामले को अपने हाथों में ले लिया। और इसी हताशा में से जन्म हुआ जांगमाडांग का। ये अचानक से बने अवैध ब्लैक मार्केट्स थे। और आज यही ब्लैक मार्केट्स ज्यादातर परिवारों के लिए खाने पीने, जरूरी सामान और कमाई का मुख्य जरिया बन चुके हैं। मतलब एक नाकाम कम्युनिस्ट सरकार की परछाई में एक जमीनी स्तर की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खड़ी हो गई। और इसने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव भी लाया। देखिए, पुरुष तो सरकार की दी हुई नाकाम नौकरियों से बंधे हुए थे, जहां कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। वही इन जांगमाडांग को चलाने लगी। आज उत्तर कोरिया में घर की ज्यादातर कमाई, करीब 70%, महिलाएं ही करती हैं। इसने वहां के समाज को अंदर से बदल कर रख दिया है। लेकिन ये जो ब्लैक मार्केट्स थे, ये अपने साथ सिर्फ खाना और सामान नहीं लाए। ये अपने साथ एक ऐसी चीज लाए जो सरकार के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक थी, और वो थी बाहरी दुनिया की जानकारी। ये कैसे हुआ? यूएसबी स्टिक्स के जरिए। इन्हीं जांगमाडांग में चोरी छिपे बाहरी दुनिया की फिल्में, गाने और टीवी शो वाली यूएसबी बिकने लगी। जो लोग उत्तर कोरिया से भागने में कामयाब हुए, उनमें से 81% का कहना है कि उनके पास इस तरह के अवैध विदेशी मीडिया तक पहुंच थी। ये यूएसबी स्टिक्स एक तरह से एक खामोश क्रांति का हथियार बन गए। जैसे एक भगोड़ी जू यांग के बारे में कहा जाता है कि जब उसने दक्षिण कोरिया का एक ड्रामा देखा, तो उसे एक ऐसी दुनिया देखने को मिली जिसके होने की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पहली बार बहुत से उत्तर कोरियाई लोगों को ये पता चल रहा था कि सरकार जो उन्हें बताती आई है कि बाकी दुनिया बहुत बुरी हालत में है, वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है। जानकारी के साथ साथ एक और चीज़ ने सरकार के कंट्रोल को कमज़ोर किया, और वो है भ्रष्टाचार। आज वहाँ रिश्वतखोरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। अच्छी शिक्षा चाहिए, रिश्वत दो। सजा से बचना है, रिश्वत दो। अधिकारियों को पैसे खिलाकर लगभग हर काम करवाया जा सकता है। और ये क्या दिखाता है? यही कि अब लोग नियमों से उतना नहीं डरते। उन्हें पता है कि पैसा देकर कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब एक तानाशाही की पूरी इमारत ही झूठ पर टिकी हो, तो तब क्या होता है जब सच अंदर आने लगता है? ये उत्तर कोरिया के भविष्य का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है, क्योंकि जानकारी का ये बहाव, ये नए बाजार और लोगों का आपस में बढ़ता भरोसा, ये सब धीरे धीरे उस कंट्रोल की नींव को खोखला कर रहे हैं।